हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शिक्षण अधिगम सामग्री पार्ट 2 में उपस्थित हैं। और जैसे थोड़ा सा आपको बता दूं मैं पहले कि पहले वाले पार्ट फर्स्ट में शिक्षण अधिगम सामग्री पार्ट फर्स्ट जो है, उस पार्ट फर्स्ट में हमने 4 बातें पढ़ी थी। एक मीनिंग ऑफ, यानी इसकी टीचिंग लर्निंग एड्स, इनकी मीनिंग पढ़ी थी एक तो, यानी उसका अर्थ क्या है। दूसरा, उसकी परिभाषाएं, हमने 5-7 परिभाषाएं मेन लिखी है, वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नीड्स एंड इम्पोर्टेंट या नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, यानी जिसकी महत्व है और उसकी आवश्यकता। तो यानी शिक्षण सामग्री जो है उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो पढ़ा हमने। और उसके बाद एक हमने पढ़ा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है, यानी हमें इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हमारा यूज करने का उद्देश्य क्या है। हमने 4 बातें पढ़ी थी पीछे, यानी पार्ट फर्स्ट में। अब इसके बाद हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का पार्ट भाग 2। और पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो कि एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कौन कौन से गुण हैं जो एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री के लिए जरूरी है। और एक हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री जब आप काम में लो, तो काम में लेते समय अध्यापक को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी कौन कौन सी प्रिकॉशंस इसमें हमें अलग से याद रखनी है। अब इसमें देखो, इसमें हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं, यानी पार्ट इसका भाग नंबर 5। और भाग 5 के अंदर क्या है, इस पार्ट 2 में 5वां पॉइंट क्या है, नंबर 5। और 5वां पॉइंट क्या है कि अच्छी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के गुण, यानी एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी उसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी करनी है। तो अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री के गुण कौन कौन से हैं, वो हमें इसमें गुण लिखने हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। अब देखो, गुणों के अंदर जो है, पहला गुण नंबर 1। अब देखो, शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, इसमें गुणों में मेन 5-7 बातें ध्यान रखनी है। तो बातों के अंदर क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, उसका एक निश्चित और एक फिक्स आकार होना चाहिए। दूसरा क्या है, ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, यानी उद्देश्य की से पूर्ति होती हो। शिक्षक सहायक सामग्री जो है वो ज़्यादा महंगी नहीं हो। इसके अलावा थोड़ी आकर्षक हो, बच्चे को देखें तो उसमें देखने के प्रति उसकी रुचि बढ़े। तो कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो इसमें देखो, पहली प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, यह आकार में न तो छोटी व न ही अधिक बड़ी होनी चाहिए, अधिक बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो आकार में ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो। यानी कहने का मतलब है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का एक निश्चित यानी संतुलित आकार होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में जो आप वस्तु दिखा रहे हो उसका सही प्रतिबिंब यानी छाप बने। कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत छोटा, अगर कोशिका का चित्र है या कोशिका बहुत छोटी है, उसका अपन डायग्राम बहुत बड़ा बच्चों को दिखा दिया, तो बच्चों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि छोटा सा डायग्राम है, इसके आकार इतना बड़ा होगा। तो यानी बच्चे जो है उसके आकार आकृति को देखकर उसकी साइज को अपने दिमाग में छाप लेते हैं। तो उसका आकार ज़्यादा छोटा भी नहीं हो जिससे कि बच्चों को दिखाई देना बंद हो जाए, दिखे ही नहीं। या बड़ी वस्तु हाथी का आकार है, हाथी का आकार को आप छोटा सा बच्चों के सामने चित्र बना के दिखा दो, आकृति चेंज कर दो, तो बच्चों के दिमाग में हाथी की संरचना या आकृति जो छाप है वो दिमाग में अलग हो जाएगी, हाथी के बारे में अलग सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो वस्तु जिस आकार की हो उसी आकार की साइज या माप के अनुसार क्या है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री को बनाना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन आकार आकृति के बारे में न रहे। उसके बाद देखो, सेकंड पॉइंट दूसरा क्या है कि चमकने वाली तेज स्याही, चमकने वाली तेज स्याही व विभिन्न
रंगों का उपयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, ये बनाओ तो बनाते समय जो आप सही काम में ले रहे हो वो थोड़ी डल कलर की न हो, यानी फीके कलर की नहीं हो, फीके रंग की नहीं हो, थोड़ी सी तेज रंग की हो ताकि बच्चों को दूर तक दिखे। और साथ में क्या हो, विभिन्न रंगों का उपयोग, अलग अलग कलर का उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न रंगों का उपयोग, अलग अलग कलर का यूज करें, जिससे क्या है बच्चों को थोड़ी सी क्या लगे, वो आकर्षित करे, बच्चों को थोड़ी सी आकर्षक लगे, तो देखने में अच्छा लगे। यानी अलग अलग रंगों का उपयोग करें, एक ही प्रकार के रंगों का उपयोग नहीं करें, जिससे कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसमें विभिन्न भागों का अलग अलग आप दर्शा ही नहीं सको, सारे भाग जैसे हो जाएंगे अगर उसका रंग सबका एक ही होगा। तो अलग अलग कलर लें, साथ में क्या है चमकीली स्याही का उसमें क्या करें उपयोग करें, ताकि थोड़ी सी क्या बने, ये आकर्षक और सुंदर बने। उसके बाद देखो अगला तीसरा इसका गुण, थर्ड क्या है, नामकरण सही से किया जाए। यानी नामकरण जो है शिक्षण सहायक सामग्री में विभिन्न भाग जो है उन भागों का एक निश्चित यानी सही तरीके से नामकरण होना चाहिए। जैसे डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना, तो डायग्राम बनाने में नामकरण का एक अलग से रूल होता है। हम जनरली क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद क्या चारों तरफ उसके नाम लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में होता है क्या, डायग्राम बनने के बाद डायग्राम के राइट साइड में एक ही तरफ क्या लिखते हैं, हमेशा नाम लिखने चाहिए। जितने भी पार्ट है उसके सबका नाम एक साइड में आना चाहिए नामकरण में। ये क्या शिक्षण सहायक सामग्री या कोई भी डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम को बनाने का मेन रूल है, या कहते हैं उस डायग्राम को बनाने का मुख्य उद्देश्य है, या मेन जो सही क्रम है वो क्या है, उसका नामकरण था हमेशा एक तरफ होना चाहिए। तो नाम करें ना, तो प्रत्येक भाग का एक बड़ा और सुस्पष्ट और सुंदर नाम लिखना जरूरी है, ताकि बच्चों को अलग से दिख जाए कि कौन सा भाग कहाँ है, शिक्षण सहायक सामग्री में किस भाग का क्या नाम है। तो उसका नामकरण क्या है, बिल्कुल सही तरीके से किया जाए। तो नामकरण क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो नामकरण सही से किया जाए, एक इसकी विशेषता ये है। इसके अलावा विशेषता नंबर 4 में क्या है, ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री है ना, ज़्यादा क्या है, कॉस्टली नहीं हो, ज़्यादा महंगी नहीं हो, जिससे क्या है शिक्षक जिसको आसानी से क्या है परचेज नहीं कर पाए, तो बच्चों को दिखाएगा कैसे। तो शिक्षण सहायक सामग्री इस प्रकार से हो कि थोड़ी क्या हो, ज़्यादा महंगी नहीं हो, यानी जो अपने बजट की हो, और साथ में क्या बच्चों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। उसके बाद देखो पांचवा पॉइंट, यह बालकों पर वांछित प्रभाव डाले तथा अध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, वो इस प्रकार से हो कि एक तो क्या है, बालकों पर वांछित प्रभाव डाले। कहने का मतलब है बालकों के व्यवहार में क्या एक उचित परिवर्तन, उसको देखने के बाद दिमाग में थोड़ा सा उसके यानी अलग से कुछ माहौल बने, या कह दे कि अलग से उसकी सोच बने। तो यानी उस शिक्षण सहायक सामग्री का बच्चों के ऊपर एक सही प्रभाव पड़ना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि बच्चे देख के आराम से रह जाए, उसके बारे में उसके प्रति बच्चों को कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। यानी बच्चों में कोई ना कोई एक वांछित प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसको देखने के बाद दिमाग में थोड़ा कुछ सोचने के लिए वो विवश होने चाहिए। इसका मतलब वांछित प्रभाव पड़े और अध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो आप यानी पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हो, उन पाठ्य वस्तु जो पढ़ा रहे हो उसके उद्देश्य कौन से पढ़ाने हैं कि उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इस प्रकार की सहायक सामग्री हो जो पाठ्य वस्तु से संबंधित नहीं हो, तो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। इसलिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है कि पाठ्य वस्तु से क्या वो संबंधित होनी चाहिए। उसके बाद देखो छठा इसका पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 में क्या है, बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बालकों के
स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का मतलब है बालक जो है ना उनके स्तर के अनुसार होनी चाहिए कि छोटे बालक है तो उनके लिए पाठ्य वस्तु के लिए शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी काम में ले, उसका चयन अलग प्रकार से होता है। जहाँ क्लास बड़ी हो वहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे, वो थोड़ा सा क्या है हमें ध्यान रखना है। तो बालकों का स्तर का भी ध्यान रखना है। शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होगी जो बालकों के स्तर के अनुसार हो। अगर छोटे बालकों में बड़े बालकों वाले शिक्षण सहायक सामग्री काम लेंगे तो ज्यादा वांछित प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए स्तर का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7, और 7वें पॉइंट के अंदर क्या है कि अध्यापक द्वारा निर्मित चित्र, रेखा चित्र, चार्ट, मॉडल इत्यादि में केवल वही बातें दिखाई जाए जिनका उस दिन के पाठ से संबंध हो। तो कहने का मतलब है कि अध्यापक अगर कोई शिक्षण सहायक सामग्री बना के लाता है, जैसे कौन कौन सी हो सकता है कि चित्र कोई बना के लिए आए, रेखा चित्र कोई बना के लिए आए, कोई चार्ट लिए आए, कोई मॉडल लिए आए, आदि में उन्हीं बातों को दर्शाए जिनका क्या उस पाठ से क्या हो संबंध हो। अब अगर आप कोई चीज पाठ्य वस्तु से संबंधित अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री ला रहे हो सकता है वो पाठ बहुत बड़ा हो, उस पाठ का एक छोटा सा भाग आप बच्चों को समझा रहे हो, तो उस पाठ से संबंधित पूरी एक बड़ी आप शिक्षण सहायक सामग्री ला रहे हो, लेकिन उस शिक्षण सहायक सामग्री में हम उन्हीं का नामकरण करेंगे या उन्हीं भाग को मेन फोकस करेंगे जिन भाग के बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ रहे हैं। कि पूरी शिक्षण सहायक सामग्री को काम में नहीं लेंगे, यानी जिस पाठ से संबंधित हो या कह दे जिस दिन जो पाठ पढ़ा रहे हो या लेसन पढ़ा रहे हो उस लेसन में हम आप क्या जानकारी दे रहे हो, उस जानकारी संबंधित जो भाग उस पाठ यानी शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर है, उसी शिक्षण सहायक सामग्री में उसी भाग को हमें बच्चों के सामने क्या दिखाना है, तो उसी भाग को हमेशा दर्शाना चाहिए, बाकी अन्य भागों पर फोकस नहीं करना चाहिए। इसके क्या है ये 5-6 इसके गुण है ये, तो जो गुण ध्यान रखने हैं। तो अच्छी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के गुण कौन से? एक तो क्या आकार में ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ज़्यादा छोटी नहीं हो, एक संतुलित आकार हो। दूसरा क्या है चमकने वाली तेज स्याही का उपयोग करें, विभिन्न रंगों का उपयोग, अलग अलग रंगों का उपयोग करना चाहिए अलग अलग भागों को दर्शाने के लिए, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखें, स्पष्ट दिखें। तीसरा क्या है नामकरण सही से किया जाए, यानी उसका नाम क्या करें अलग प्रकार से सही तरीके से सबका नाम लिखें, सभी भागों को नामांकित करना जरूरी है। ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए जो बजट में नहीं हो। पांचवी ये बालकों पर वांछित प्रभाव डाले, यानी बालकों पर एक सही प्रभाव डाले और अध्यापन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। और छठा क्या है बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, बड़े बालकों के लिए अलग, छोटे बालकों के लिए के स्तर के लिए क्या अलग शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। अगर सातवां क्या है अध्यापक द्वारा निर्मित जो चित्र है, रेखा चित्र है या मॉडल जो भी आप अध्यापक बना के ला रहे हैं, वो मॉडल क्या है या उस चार्ट के अंदर क्या है केवल उन्हीं बातों को दर्शाए जिन बातों का उस दिन के पाठ से संबंध हो, बाकी बातों पर फोकस दिया जाना नहीं चाहिए। इसलिए यानी शिक्षण सहायक सामग्री में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, और जिनमें ये सारी क्वालिटी होगी वही क्या एक उत्तम और सही क्या है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री मानी जाएगी। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हमने ये 5-7 मेन विशेषताएं की है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना। और एग्जाम में इन विशेषताओं पर क्या एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये तो है शिक्षण सहायक सामग्री की क्वालिटी। उसके बाद देखो इसका छठा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्या गया मीनिंग अर्थ, दूसरा इसकी परिभाषा हो गया, तीसरा इसके मुख्य क्या एम्स उद्देश्य है शिक्षण सहायक सामग्री को उपयोग में लेने के, उसके बाद चौथा इसकी महत्व और इसकी इम्पोर्टेंस,
यानी इसकी आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस, यानी इसका महत्व है। तो आवश्यकता और महत्व क्या है इसका शिक्षण सहायक सामग्री का अध्यापन में। उसके बाद पांचवा हमने किया इसकी क्वालिटी, यानी इसकी कौन कौन सी गुण होने चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री जब काम में लें उस दौरान हमें कौन कौन से सावधानियां रखी जानी चाहिए, यानी सावधानियां। तो आप हेडिंग क्या लिखोगे, मैं छोट में लिख रहा हूं इसको, आप क्या लिखोगे हेडिंग कि शिक्षण सहायक सामग्रियां काम में लेते समय ली जाने वाली सावधानियां, यानी इसमें क्या लिखोगे, प्रिकॉशन रिगार्डिंग यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपयोग में लेते समय रखी जाने वाली सावधानियां। और सावधानियों में देखो पहला पॉइंट नंबर एक, अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना उसका उपयोग अब पूरे चैप्टर को पढ़ाने में नहीं होता, कभी ध्यान रखना। शिक्षण, ये जो शिक्षक या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो है उसका उपयोग पूरे पाठ या पूरे भाग को पढ़ाने में नहीं होता। उस भाग में कुछ कठिन अंश होते हैं, कुछ छोटे पद होते हैं जिनको विद्यार्थी आसानी से समझ नहीं पाता। उन सूक्ष्म प्रत्ययों यानी छोटे भागों को समझाने के लिए क्या करते हैं हम, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, शिक्षण यानी अधिगम सहायक सामग्री जब काम में लो तब पूरे पाठ के लिए काम में नहीं लेनी है, छोटे प्रत्ययों को समझाने के लिए क्या करते हैं शिक्षण यानी सूक्ष्म ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को काम में लिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर एक कि सहायक सामग्री का प्रयोग केवल पाठ के कठिन व सूक्ष्म भावों को स्पष्ट करने में किया जाना चाहिए। यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसका उपयोग हर जगह नहीं करना, क्या करना है, मेन जो छोटे प्रत्यय है यानी छोटे भाव है या छोटे जो कंसेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे पाठ में, उस छोटे कंसेप्ट को ही यानी समझाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, सहायक सामग्री का प्रयोग केवल पाठ कठिन और सूक्ष्म भावों को स्पष्ट करने में करना चाहिए। सावधानी रखनी है, ये पूरे पाठ को समझाने में इसका उपयोग नहीं करना। तो बच्चों का ध्यान क्या है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री पे रहेगा, पाठ पे बढ़ाने नहीं रहेगा। फिर उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट दूसरा क्या है, 2 नंबर में क्या है, जब शिक्षण सहायक सामग्री काम में ले उस सामग्री में जो चीजें अंकित है उससे संबंधित बच्चों को प्रश्न भी पूछने चाहिए बीच बीच में, ताकि बच्चों में उस सामग्री प्रति तर्क या विचार क्या है उसके दिमाग में क्या उत्पन्न हो जाए। तो इस बीच बीच में क्या है, क्वेश्चन भी पूछने। तो सेकंड इसमें सावधानी क्या रखनी, दूसरी सावधानी, सेकंड सावधानी में प्रदर्शित सामग्री पर प्रश्न पूछने चाहिए या प्रश्न पूछे जाने चाहिए या पूछने चाहिए, यानी क्वेश्चन भी पूछने साथ साथ में उस सामग्री से संबंधित जो भाग है उस भाग पर क्या है प्रश्न भी बच्चों से पूछने, ताकि प्रश्न पूछने बच्चों की क्या सामग्री के लिए क्या अधिक समझ उत्पन्न हो। उसके बाद तीसरा क्या है कि एक ही प्रकार की सामग्री है ना उसका बार बार उपयोग न करें। जैसे अगर आप आर्ट्स में पढ़ रहे हो, आर्ट्स में जैसे मान लो आप कोई जैसे महल के बारे में पढ़ रहे हो या कोई जैसे किले के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि जब तक किला चले, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो डायग्राम आपने वो आगे बच्चों के सामने टांग दिया और आप पाठ पढ़ा रहे, 5 दिन से वही पढ़ा रहे हो और वही उसमें मानचित्र बच्चों के सामने टंगा हुआ है, चित्र टंगा हुआ जो भी है रेखा चित्र। बच्चों के दिमाग में क्या है उस सामग्री के प्रति थोड़ी सी क्या इरिटेशन आ जाएगी, बार बार नहीं देखेंगे वो। तो एक ही सामग्री को बार बार काम में नहीं ले। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा रहे हो तो उसका दूसरा भाग पढ़ा रहे हो, उससे संबंधित डायग्राम अलग लेके आओ, हर भाग का अलग अलग डायग्राम बच्चों के सामने पेश किया जाए, तो बच्चों थोड़ी रोचकता रहे, रुचि बनी रहे, नीरसता नहीं है। इसलिए सहायक सामग्री जब काम में लें, सहायक सामग्री काम में लेते समय क्या करेंगे, सहायक सामग्री को बार बार काम में नहीं लेंगे हम, यानी एक ही बार काम में लेंगे।
अगर साइंस में आप पढ़ा रहे हो, कोशिका पढ़ा रहे हो, जैसे कोशिका की संरचना पढ़ा रहे हो, कोशिका का डायग्राम एक दिन लटका दो, उसके बाद पूरी कोशिका पढ़ा दी 15 दिन में लगातार, तो बच्चों के सामने वो कोशिका ही लटकी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले दिन कोशिका की अगर आप बता रहे हो इंट्रोडक्शन कोशिका ले आई, अगले दिन कोशिका के भागों के बारे में आप समझा रहे हो, तो प्रत्येक भाग को अलग अलग डायग्राम से आप अलग अलग चित्र प्रत्येक भाग के लेके आओ। तो मतलब एक ही सहायक सामग्री का उपयोग हमें बार बार नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा कि एक ही प्रकार की सहायक सामग्री को काम में नहीं ली जानी चाहिए। यानी एक को क्या करें, बार बार इसको काम में, एक ही प्रकार की सहायक सामग्री को बार बार काम में न लें, एक को एक ही बार काम में लें, ताकि बच्चों के दिमाग में सहायक सामग्री के प्रति थोड़ी क्या रहे, रुचि बनी रहे। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, चौथे में क्या है कि सहायक सामग्री जो है उस क्लासरूम में या शिक्षण कक्ष में जहां बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उस क्लासरूम में ऐसे भाग या ऐसे स्थान पर लटकाई जाए या ऐसे स्थान पर रखी जाए जहां से प्रत्येक बच्चे को वो सहायक सामग्री क्या बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई दे। यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको सहायक सामग्री साफ नहीं दिखाई दे, इसलिए ऐसे भाग पर रखे जहां पर क्या सहायक सामग्री बिल्कुल क्या दिखे, बच्चों को बिल्कुल क्या दिखे, साफ दिखाई दे। तो यानी अगला चौथा पॉइंट क्या है सावधानियों के अंदर कि ऐसे स्थान पर लटकाया जाए जहां से प्रत्येक विद्यार्थी देख सके। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है, आसानी से दिखे। ऐसे स्थान पर लटकाया जाए जहां से प्रत्येक विद्यार्थी के उसको आसानी से देखे सके। यानी ऐसे भाग पर रखना जहां विद्यार्थी आराम से उसको क्या करे, देख सके। इसके अलावा अगले फिर इसमें सावधानी क्या है कि सहायक सामग्री का आप यूज कर रहे हो, तो सहायक सामग्री का जब यूज करना है उसी टाइम काम में लेना है। जब कोई चीज आप समझा रहे हो, जब आप उस पाठ को आगे और प्रोसीड कर रहे हो, उस दौरान जहां सहायक सामग्री का काम में नहीं लेना है वहां पर उसका यूज नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि सहायक सामग्री को हर जगह काम में नहीं लेना। यानी सहायक सामग्री को जो काम में लिया, काम में लेने के बाद तुरंत अपने पाठ पर वापस लौट के आ जाना है, जो बच्चों को पढ़ाना है उस पर वापस लौट आओ। ये नहीं कि सहायक सामग्री लगे रहो और पूरा पीरियड जो है आपका पूरा टाइम क्या है सहायक सामग्री बीत जाए, जो मेन जो हमारा काम था वो क्या है, शिक्षण कार्य में क्या रह जाए, अधूरा रह जाए। तो सहायक सामग्री काम में लेने के बाद अध्यापक को वापस अपने पुनः पाठ पर लौट आना चाहिए। तो अगली इसकी सावधानी कौन सी होगी, 5 नंबर लिखें सावधानी, और 5 में क्या लिखोगे, सहायक सामग्री का उपयोग कर पुनः अपने पाठ पर आ जाना चाहिए। सहायक सामग्री का उपयोग करने के बाद पुनः जो चीज पढ़ा रहे हैं ना उसके ऊपर क्या टीचर का वापस फोकस बन जाना चाहिए। यानी सहायक सामग्री जो है उसको काम में लेने के बाद फिर वापस अपने पाठ में दोबारा आ जाए, वापस वही कंटिन्यूटी चलती रहे, ताकि बच्चों को सहायक सामग्री के प्रति आदि न हो जाए। उसके बाद अगला और अगली इसके अंदर क्या है, छठी। तो छठी के अंदर क्या है, अगर सहायक सामग्री उपलब्ध न हो, यानी कहने का मतलब है सहायक सामग्री का उपयोग तभी करना है जब कोई जिस वस्तु के बारे में आप पढ़ा रहे हो और वो वस्तु आपको उपलब्ध नहीं हो। जैसे आप बच्चों कुर्सी के बारे में, सपोज करो छोटे बच्चों को कुर्सी के बारे में बताना है, तो कुर्सी जो नॉर्मली सब स्कूलों में या हर जगह मिल जाती है, तो बच्चों कुर्सी वो वस्तु ला के दिखाओ, न कि आप कुर्सी का डायग्राम बना के बच्चों के सामने चार्ट पेश करो। तो यानी जो वस्तु आपको उपलब्ध हो जाए तो वो वस्तु काम में ली जाए सहायक सामग्री के रूप में। अगर किसी कारणवश कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है, उस अवस्था में उस वस्तु का क्या अगर डायग्राम वगैरह चार्ट मॉडल जो भी है सहायक सामग्री रूप में काम में लिया जाना चाहिए। तो अगला पॉइंट क्या है, पहले तो क्या करें, वस्तु को काम में लिया जाए। तो जब
उपलब्ध न हो, वस्तु उपलब्ध न हो, तब ही सहायक सामग्री को काम में लिया जाए। जब वस्तु उपलब्ध नहीं हो ना, तभी क्या करना है, सहायक सामग्री को काम में लेना है। बाकी वस्तु अगर उपलब्ध है तो उस दौरान क्या वस्तु को काम में लेना हमें सहायक सामग्री के रूप में, यानी उसका कोई चार्ट या मॉडल काम में नहीं लेना है। इसके अलावा इसकी अगली जो है 7वीं सावधानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब इसमें एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आता है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो है ये क्या है, लक्ष्य नहीं है हमारा। लक्ष्य क्या है हमारा, बच्चों को शिक्षण कार्य करवाना, जो आप चीज बच्चों को आज पढ़ाने आए हो, ज्ञान देने आए हो, वो ज्ञान बच्चों को देना है, लक्ष्य तो हमारा वो है। लेकिन शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारे पास एक साधन है, यानी उसकी सहायता से हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसलिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री लक्ष्य नहीं है, क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है, ये ध्यान रखना है। उसको लक्ष्य न मान ले कि हम शिक्षण सहायक सामग्री के लगे रहे, उसी को लक्ष्य मानकर बच्चों को उसी के बारे में बताते रहे। तो हमारा मेन जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को हम क्या मानना, लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मानना है। तो अगला 7वां पॉइंट क्या है कि सहायक सामग्री को लक्ष्य न मानकर लक्ष्य प्राप्ति का साधन मानना चाहिए। क्या करें, इसको लक्ष्य प्राप्ति का क्या करें, साधन माने। और इसके अलावा जो भी हो सके ना, तो सहायक सामग्री के रूप में अधिकतर क्या करें, हम खुद के द्वारा बनाई गई सामग्री का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, यानी स्वनिर्मित सहायक सामग्री को अधिक से अधिक उपयोग में लिया जाए, यानी आर्टिफिशियल की बजाय। तो यानी एक पॉइंट ये है इसकी सावधानी में, जहां तक संभव हो स्वनिर्मित सहायक सामग्री का ही उपयोग किया जाए, यानी खुद के द्वारा बनाई गई सहायक सामग्री का करें उपयोग में लिया जाए, खुद के द्वारा बनाई गई ना वही काम में ली जाए। और इसके अलावा एक लास्ट है कि सहायक सामग्री जब काम में लेना, उस दौरान ध्यान रखना सहायक सामग्री का उपयोग छोटी कक्षाओं में ज्यादा करना चाहिए। बड़ी कक्षाओं के बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, उनको ज्यादा सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, तो उपयोग करें लेकिन कम करें। छोटी कक्षा में इसका उपयोग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगला एक इसकी सावधानी ये भी है कि सहायक सामग्री का उपयोग छोटी कक्षाओं में अधिक व बड़ी कक्षाओं में कम किया जाना चाहिए। तो बड़ी कक्षाएं उनमें इसका उपयोग क्या हो, कम हो, छोटी कक्षा में इसका यूज क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा छोटी कक्षा में इसको काम में लेना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां, ये 5-7 ये थोड़ी सी आपको अलग से ध्यान रखनी है, और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है कि सहायक सामग्री कोई कैसे क्वेश्चन बना दे। अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया, तो आप आराम से ऑप्शन छांट सकते हो कि सहायक सामग्री का उपयोग केवल क्या है, पाठ के छोटे अंशों को बताने में होता है, पूरे पाठ को समझाने में इसको यूज नहीं करना है। दूसरा क्या है, प्रदर्शित सामग्री पर प्रश्न भी बच्चों को पूछने चाहिए। उसके बाद 3 नंबर क्या है, एक ही शिक्षण सहायक सामग्री को बार बार काम में नहीं लेना है, हर बात के लिए अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री हो तो अधिक रुचिकर और प्रभावी रहेगी। और ऐसे स्थान पर लटकाया जाए जहाँ विद्यार्थी क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी आराम से उसको देख सके। और सहायक सामग्री का उपयोग क्या है, पुनः अपने पाठ को
यानी सहायक सामग्री का उपयोग करने के बाद दोबारा अपने पाठ पर पुनः वापस लौट के आ जाना चाहिए, उसी पर लगे हुए नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब वस्तु उपलब्ध नहीं हो तो क्या करें, सहायक सामग्री काम में लें। पहले वस्तु जो पढ़ा रहे हो उस वस्तु को लाने की कोशिश की जानी चाहिए, अगर वो नहीं हो तब क्या सहायक सामग्री काम में लें। और सहायक सामग्री क्या है, इसको लक्ष्य नहीं मानना है, क्या ये लक्ष्य प्राप्ति का क्या है कि साधन है, कि ध्यान रखना क्या ये साधन है। और यहाँ जहाँ तक संभव अध्यापक अपने द्वारा बनाएगी सहायक सामग्री का अधिक से अधिक क्या करें, उपयोग करें। और इसके बाद 9वां कि सहायक सामग्री का उपयोग छोटी कक्षाओं में क्या अधिक से अधिक करें और बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग क्या हो कम से कम करना चाहिए। तो ये तो है शिक्षण सहायक सामग्री के गुण कौन कौन से होने चाहिए और शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लेते समय क्या कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी इसके कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यानी यहाँ तक हमारे 6 पॉइंट हो गए। मीनिंग हो गया इसका सहायक सामग्री का, परिभाषा होगी यानी इसको काम में लेने का उद्देश्य क्या वो हो गया, तीसरा 4 नंबर क्या है इसकी आवश्यकता और इसका महत्व हो गया, 5 नंबर क्या है शिक्षण सहायक सामग्री अच्छी उसके लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, 6 नंबर क्या है इसके रख जाने वाली सावधानियां होगी। तो इस वीडियो में क्या हमारी सहायक सामग्री गुण हो गए और इसकी सावधानियां होगी। पहले वीडियो में 4 भाग कर दिया हमने, सेकंड वीडियो में से 2 भाग किए इसके गुण और इसकी सावधानियां। इसके बाद तीसरी वीडियो में इसके करेंगे कौन कौन से इसके प्रकार होते प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, अगला फिर करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।